नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। व्याकरण विधि के इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं व्यंजन संधि अर्थात हल संधि के बारे में। देखिए, व्यंजन या तो स्वर के व्यंजन के बाद में स्वर हो तो भी व्यंजन होगा, या फिर दो वर्णों के दो व्यंजन वर्ण होंगे तो भी परस्पर अगर परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। सबसे पहला व्यंजन संधि जो है उसको हम कहते हैं स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु श्चुत्व संधि। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है? स्तो शकार और तवर्ग, दंत शकार और तवर्ग के बाद में तालव्य शकार या चवर्ग आए तो कहीं भी आ सकता है। ये जो है ये कहीं भी आ सकता है और ये भी कहीं भी आ सकता है, आगे या पीछे कहीं पर भी योग होने पर शकार और शकार का क्या हो जाएगा? दंत शकार जो है उसका तालव्य शकार हो जाएगा और जो तवर्ग है उसका चवर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें ध्यान देना है क्या, यदि शकार है तो शकार और चवर्ग है तवर्ग है, ध्यान से, यदि तवर्ग है तो चवर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मनस धन चलती, ध्यान से समझिए। मनस में शकार था बिल्कुल, और आगे में च था तो च, तो यहाँ जो शकार है इस शकार का क्या हो जाएगा? तालव्य मतलब दंत शकार का तालव्य शकार हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बनाएंगे मनस चलती। आगे देखिए, रामस शेते, तो रामस उसके बाद में शेते था तो रामस डबल शेते तो रामस शेते। मनस धन चंचलम, तो तालव्य दंत शकार था तो तालव्य शकार हो गया। हसस शेते, दंत शकार था तो तालव्य शकार हो गया। इस प्रकार से तवर्ग का चवर्ग में देखिए कैसे, तवर्ग का चवर्ग में करके देखिए, ध्यान से देखिए। तो था सत चित, तो सच्चित डबल च हो गया। सच्चरितम सच्चरितम, उत्चारणम उच्चारणम, सत जनः, तो त का क्या हुआ? पहले तो त का च हुआ और उसके बाद में एक आगे अभी ही पढ़ेंगे जशत्व संधि, तो वहां पर द हो जाएगा, तो इसीलिए त का सज्जनः ऐसा आदेश हो जाएगा। उसके बाद उज्ज्वलम उज्ज्वलम, यहाँ पर भी वही जगत प्लस जननी जगत जननी, इस प्रकार से यहाँ पर भी जशत्व संधि होगा। आगे देखिएगा कैसे है ये जशत्व संधि कैसे हुआ, परंतु आपको ये सबसे पहले तो हम जो श्चुत्व संधि पढ़ रहे थे ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम दूसरा संधि के बारे में देखते हैं। तो दूसरा संधि क्या है? ष्टुत्व संधि। कौन सा संधि है? ध्यान से समझिएगा, ष्टुत्व संधि। अब ष्टुत्व संधि क्या होता है? ष्टु नाष्टु, ष्टु नाष्टुहु, यदि श और तवर्ग के बाद में मूर्धन्य श और तवर्ग आए तो, तवर्ग आए तो चाहे कहीं भी पीछे हो या आगे हो उससे मतलब नहीं, दंत शकार का मूर्धन्य शकार हो जाएगा और तवर्ग का टवर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी चेंज होगा तब त वर्ग का ही चेंज होगा, ट वर्ग या च वर्ग का च वर्ग चेंज नहीं होंगे, च वर्ग आदेश होंगे और ट वर्ग भी आदेश होंगे। ष्टुनाष्टु में और स्तुनाष्टु दोनों में आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। देखिए ध्यान से, श के जगह पर दंत श के जगह पर मूर्धन्य श कैसे होगा? रामस षष्ठः, तो रामस षष्ठः में क्या हो गया? रामस षष्ठः, बहुत अच्छा। रामस टीकते, तो रामस टीकते। ट और टवर्ग और तवर्ग का उदाहरण तो देखिए, तत् धन टीका तत् टीका, तत् यत धन टीका यत टीका, उत धन डैनम उड्डैनम, यहाँ पे भी जशत्व संधि। और आकृष्ट प्लस तः, तो आकृष्टः, इस प्रकार से तवर्ग का ष्टुनाष्टु होता है। अब देखिए यहीं पर हम लोग अभी बात कर रहे थे, इसी के बारे में चर्चा हो रहा था, जशत्व संधि। जशत्व होता क्या है? झलाम जशोन्ते, पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है। अब झल क्या होता है और जश हो जाता है तो क्या होता है? देखिए, झल होता है वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये कुल 24 वर्ण आते हैं। वर्ग का प्रथम मतलब क ख ग घ क च ट त प, द्वितीय ख छ ठ थ फ, तृतीय ज ब ग ड द, चतुर्थ घ भ घ जो घ, उसके बाद में आपका घ हो गया, ये जो है हमारे ये चतुर्थ वर्ण, और श श श ह, इस प्रकार से 24 वर्ण टोटल हो जाते हैं। ये 24 वर्ण झल कहे जाते हैं। इसके स्थान पर क्या आएगा? ज आएगा, तो ज ब ग ड द ये जश में आता है।
तो इसका मतलब क्या है, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ स्थान में उसी वर्ण का, ध्यान से समझिएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। और श श श ह के स्थान पर क्या होगा, मूर्धन्य श। कौन सा क्या है मूर्धन्य श, इन श श श के स्थान पर आएगा ड, ट ठ ड। इसका उदाहरण प्रायः बहुत कम मिलता है। देखिए ध्यान से, वाक प्लस ईशः, यहाँ पर क था, वाक, क के बाद में क्या स्वर, क के बाद में क प्लस स्वर, तो यहाँ पर अंतिम है, अंतिम वर्ण है। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण होने के कारण से, स्वर वर्ण होने के कारण, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था जब शुरू हुआ था, तो जो हमारा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के बाद में, व्यंजन के बाद में यदि स्वर है तो भी व्यंजन आदेश हो सकता है, और व्यंजन के बाद व्यंजन है तो अवश्य व्यंजन आदेश। यहाँ पर अंत में, तो वाक अंत में है क, तो क के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ग। तो वागीशः, जगत प्लस ईशः जगदीशः, सुप प्लस अंतः तो सुबंतः, प का ब हो जाएगा, अच प्लस अंतः अजंतः, और च का ज हो जाएगा, दिक् प्लस अंबरम, क का क्या होगा, ग होगा, दिगंबरम, दिक् प्लस गजः, क का ग हो जाए दिग्गजः, सत प्लस धर्मः सद्धर्मः। उसके बाद में देखिए अप प्लस जम अबजम, चित्त प्लस द्रूपम चित द्रूपम। इस प्रकार से हम बात करते हैं। आगे देखिए चर्तु संधि। चर्तु संधि का सिंपल सा मतलब है खरी च, यदि वर्गों के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के साथ के द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बाद में वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण या श श श आए तो पहले वर्ग का अपने ही वर्ग के साथ में प्रथम हो जाता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है, खरीचा में ख के स्थान पर खर, मतलब कि खर जो है वह आता है। जैसे शद धनकारः तो शतकारः, इस प्रकार से आदेश हो जाएगा। जैसे वहां पर हुआ था ना तृतीय आदेश हो रहा था, यहां पर प्रथम आदेश होगा। द का जैसे लभ प्लस स्यते तो लप्स्यते, दिक् प्लस प्लालः दिक्पालः। अब आगे हम बात करेंगे मोनुस्वार के बारे में। मो अनुस्वारः, यदि अनुस्वार संधि, यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा। सीधा साधा मतलब कहा है कि हरिम म है, वंदे आगे में व जो है ये आपका व्यंजन है, तो इसीलिए हरिम का म जो है ये बिंदी हो जाएगा। तो हरिम वंदे, अहम गच्छामि अहम गच्छामि, इस प्रकार से होगा। अब आगे देखते हैं अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। ध्यान से समझिएगा, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। देखिए अनुस्वार के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो यही में सारे वर्ण सारे जो व्यंजन वर्ण है वो आ जाते हैं। सारे व्यंजन में कुछ वर्णों को छोड़ करके, तो अनुस्वार के स्थान पर उसके आने वाले पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम जो होता है यह पदांत में नहीं, कभी भी नहीं लगता है। ध्यान से समझिएगा, यह पदांत में नहीं लगेगा। जिस प्रकार से आपका जशत्व संधि में पदांत में लगा था वो ऐसा नहीं लगेगा। देखिए पदांत में क्या है, संस्कृतम पठामि, तो इस प्रकार से आप नहीं लगा सकते संस्कृतम पठामि, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए अंकिता, तो अम था की था की है, तो ये जो ककार है ककार का ग हो जाएगा। संकल्प तो संकल्प, इस प्रकार से संकल्प। कुंठित तो कुंठित। आगे देखिए अंकित अंचित तो अमचित, इस प्रकार से ही च और य, इस प्रकार से इसका उसी वर्ण का पंचम आदेश होगा। ट का पंचम, क का पंचम, च का पंचम, इस प्रकार से पंचम वर्ण आदेश होता है। अनुस्वार से यही परसवर्ण, परसवर्ण मतलब उसका जो पंचम वर्ण है वो आदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं तोरली। देखिए ध्यान से समझिएगा, तोरली में बहुत अधिक हमें नहीं ध्यान देना होता है। क्या नहीं ध्यान देना होता है, हमें बस इतना देखना होता है कि तवर्ग है या नहीं ल के बाद में या ल के पहले, कहीं पर भी ल के बाद में तवर्ग होना चाहिए। तवर्ग होना, यदि तवर्ग के बाद में, देखिए तवर्ग के बाद में यदि ल आए तो तवर्ग के वर्णों का ल हो जाता, मतलब द्वित्व ल, किंतु न के बाद में यदि ल आए तो अनुनासिक ल होता है। ध्यान से समझिएगा, अनुनासिक ल होता है, इसीलिए अनुनासिक का अनुनासिक के पूर्व चिन्ह लगाना पड़ता है। ध्यान से समझिए कैसे होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, किंतु न के बाद में ल आने पर अनुनासिक ल हो जाता है। देखिए दिक्कत कहां पर नहीं है, उल्लंघनम तो उत्लंघनम उल्लंघनम, बहुत अच्छा। तत्लीनः तल्लीनः, उत प्लस लिखितम उल्लिखितम, उत प्लस लेखः उल्लेखः। यहाँ पे आपको समझना चाहिए महान प्लस लाभः महान लाभः, विद्वान प्लस लिखति विद्वान लिखति। ये आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्वान लिखति लिख करके दिखाइए।
तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसी प्रकार से ही लिखना है। आगे देखिए षष्ठ छोटी। षष्ठ छोटी में क्या है? षष्ठ छोटी यदि शकार के पूर्व में, तालव्य शकार के पूर्व में पूर्व पदांत के किसी भी वर्ण प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय या चतुर्थ हो, या र, ल, व अथवा य श के बाद में आए तो 6 प्रकार से होता है। देखिए एतत् शोभनम, तो एतत् शोभनम, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, यह 2 उदाहरण षष्ठ छोटी के मिलते हैं। आगे देखते हैं च का 6 च, जैसे आप वृक्षक छाया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व में च का आगम होता है, मित्रवद आगमः। ध्यान से समझिएगा, मित्रवद आगमः, तो च का आगम 6 च इस सूत्र से होता है। तो तरु छाया, यहाँ पर तरु और छाया के पश्चात में क्या है? ह्रस्व स्वर के पश्चात यदि छ तो तरु उ है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ह्रस्व स्वर है और उसके बाद में छ आया तो छ का च आगम, तो तरुच्छाया क्या बनेगा? तरुच्छाया। अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद, इस प्रकार से बनाया जाता है। आगे देखिए र का लोप होना और र स्वर का दीर्घ होना, ध्यान से समझिएगा कैसे र का लोप होना और र के दीर्घ होना। तो देखिए यहाँ पर है कि यदि र के बाद में र है तो पहले र का लोप हो जाता था तथा उसी के पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर 2 सूत्र लगते हैं, एक तो है रोरी, दूसरा ढ्रलोपे दीर्घस्य पूर्वो ण। यहाँ पर देखिए ये आने आएगा अभी। यहाँ पर क्या होता है कि यदि स्वर प्लस राज्यम, तो यहाँ पर जो पूर्ववर्ती दीर्घ है, जैसे एक र का तो लोप हो जाएगा, ठीक है, एक र का लोप हो जाएगा, और वह जो अ जो है इसमें वा, तो स्वराज्यम, इस प्रकार से। नीर प्लस रोगः, तो एक र का लोप हो गया और ये जो नी बचा, ये नी का क्या हो गया? नी, ऐसा आदेश हो जाएगा, तो नी रोगः, नी रोगः इस प्रकार से बन जाएगा, नी रोगः। फिर निर प्लस रसः, निर्रसः, इस प्रकार से होगा। आगे देखिए न का ण होना। अब न का ण कैसे होता है? तो देखिए कृष्ण उदाहरण है इसमें, यदि न के पश्चात में री और री या श के पश्चात में न आए तो न का ण हो जाता है। तो कृष्ण में कृष्ण वैसे लिखते हैं, परंतु कृष्ण लिखना होता है विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। उसके बाद में अट, अर्थात अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ह, य, वरट, इस प्रकार से अगर वर्ण आता है तो न प्रवृत्ति यहाँ पर भी विधान होता है। जैसे नरा नाम, नरा प्लस नाम नराणाम, ऋषि प्लस नाम ऋषिर्नाम, इस प्रकार से हमें देखने को प्राप्त होता है। आपने पूरा वीडियो देखा है। आप संधि, जब आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो आपको अभ्यास कार्य संधि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम कितना से कितना अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं। जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा और आपको यह मालूम पड़ता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको जरूर आप अपने हिसाब से करिएगा। संपूर्ण रूप से आप